हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो मैं अलका वापस आ गए हम अपने पार्ट 4 क्लासिकल मैकेनिक्स के साथ। तो हम तैयारी कर रहे थे मास्टर कैडर फिज़िक्स की, तो जिसमें मैं आपको स्टार्ट करवा चुकी थी क्लासिकल मैकेनिक्स। और इस पार्ट में हम पढ़ेंगे लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद वाले टॉपिक, जैसे कि हमारा लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, टाइम डायलेशन, मीज़ोन थ्योरी, जिसके बेसिस पे हमने टाइम डायलेशन एक्सप्लेन करना है। इसके अलावा लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इन द टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, एंड हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा डॉपलर इफेक्ट। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी वीडियो के साथ। तो सबसे पहले आज का हमारा टॉपिक आता है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। लास्ट टॉपिक लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन तक जिसने अभी तक नहीं देखा वो हमारी प्रीवियस वीडियो जाके फॉलो कर सकता है। तो शुरू करते हैं। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन में सबसे पहले हमने लॉरेंस में आपको बताया था कि दो फ्रेम होते हैं आपके, एक एस एक एस डैश, जिसमें से जो एस फ्रेम होगा वो रेस्ट फ्रेम होगा और एस डैश वाला मूव करेगा। हम ऑब्जर्व कहाँ से कर रहे हैं? इस फ्रेम में से, दैट इज एस, एंड बॉडी कहाँ मूव कर रही है? एस डैश में से। तो ये वाला हमारा कौन सा फ्रेम हो गया? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब कहता है अगर आप ऑब्जर्वर हो और आप रेस्ट फ्रेम में हो और आपकी कोई बॉडी है, कोई रॉड ले ली आपने जिसकी लेंथ एल है, वो आपने एस डैश फ्रेम में रख दी और एस डैश आपका मूव कर रहा है, तो क्या फ़र्क पड़ेगा उसकी लेंथ पे? कहते हैं लेंथ जो है ना, जब आप ऑब्जर्व करोगे ये फ्रेम मूव करता जा रहा है और आप रेस्ट पे हो और यहाँ से देख रहे हो, तो आप क्या देख रहे हो कि लेंथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब छोटी होती जा रही है। कैसे? कहता है लेंथ इज ऑब्जर्व्ड एज कॉन्ट्रैक्टेड इन द मूविंग फ्रेम व्हेन सीन फ्रॉम द रेस्ट फ्रेम। अगर रेस्ट फ्रेम से देखोगे तो लेंथ जो है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टेड दिखेगी। एक फॉर्मूला है, हम इसकी डेरिवेशन से कोई लेना देना नहीं है कैडर में, तो सिंपली आपको फॉर्मूला याद रखना है, एल इज इक्वल्स टू एल नॉट अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। नाउ व्हाट इज एल? एल इज द लेंथ इन रेस्ट फ्रेम। अगर रॉड यहाँ पे पड़ी थी रेस्ट फ्रेम में तो इसकी लेंथ एल थी, बट नाउ एल नॉट क्या है? लेंथ इन द मूविंग फ्रेम, एंड एल नॉट इज द कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब भी फ्रेम मूव करेगा आप रेस्ट फ्रेम से देखोगे तो ये वाली लेंथ आपको छोटी दिखेगी, मतलब एल एक्चुअल लेंथ से उसकी लेंथ छोटी हो जाएगी, बिकॉज ये वाला जो फैक्टर है इट इज़ वेरी वेरी लेस देन 1। एक इसके साथ का न्यूमेरिकल आ जाता है हमारे पास। अ रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर, एक रॉड है जिसकी लेंथ 1 मीटर है, मूव कर रही है अलोंग इट्स लेंथ विद द वेलोसिटी। अब देखो जब तक वो रेस्ट पे है उसकी लेंथ 1 है, एल इज 1, मतलब उसकी जो लेंथ है वो 1 है। अब क्या कह रहा है वो? वेलोसिटी 0.6 से मूव कर रही है। अब क्योंकि ये वाली रॉड मूव कर रही है इसीलिए ये क्या बन गया इसका? एल नॉट, क्योंकि किसी वेलोसिटी से मूव कर रही है और वो वेलोसिटी क्या है? वी क्या है हमारे पास? 0.6। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द रॉड as it appears to an observer on the earth. Observer on the earth is at rest. तो देखते हैं कि वो लेंथ उसको कैसी दिखेगी। और फिर सेकंड में आपने बताना है मूविंग विद द सेम स्पीड ऑफ रॉड। तो फर्स्ट आ जाता है एल, आपको क्या फॉर्मूला होता है? एल इज इक्वल्स टू एल नॉट अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। एल नॉट आपको दी है 1 माइनस वी स्क्वायर की वैल्यू 0.6 सी स्क्वायर। सॉल्व करने के बाद इट विल कम आउट टू 0.8। ठीक है, तो कहता है जब ऑब्जर्वर अर्थ पे होगा, रेस्ट पे होगा, तो उसको रॉड कितनी की लेंथ क्या दिखेगी? 0.8 दिखेगी। और अगर इट इज़ मूविंग विद द सेम स्पीड ऑफ द रॉड, आपका जो ऑब्जर्वर जिस अर्थ पे खड़ा है अगर वो अर्थ भी उसी स्पीड से मूव कर रही है जिस स्पीड से आपका दूसरा फ्रेम मूव कर रहा था, तो उसकी लेंथ उसको कितनी दिखेगी? सेम दिखेगी, दैट इज़ 1 मीटर। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है टाइम डायलेशन। टाइम डायलेशन मीन्स टाइम का स्लो होना, स्लो डाउन ऑफ द क्लॉक। फिर दो फ्रेम लिए, एक टाइम डायलेशन टॉ से हम डिफाइन करते हैं, एक फ्रेम एस एक एस डैश। नो डाउट अगर ये रेस्ट पे है, ये मूव कर रहा है, ठीक है, तो इसमें जो टाइम होगा जो रेस्ट पे है वो फास्ट होगा और जो दूसरा है उस पर स्लो होगा। जो फ्रेम मूव कर रहा है उस पर टाइम स्लो दिखेगा। कैसे दिखेगा? उसका ये फॉर्मूला आता है, टॉ इज इक्वल्स टू टॉ नॉट अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। बस एक चीज़ ध्यान रखना कि जो टाइम डायलेशन है उसमें जो आपका रेलेविस्टिक फैक्टर है गामा, 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर का अंडर रूट, ये डिवाइड में आता है और लेंथ में ये मल्टीप्लीकेशन में आता है।
ठीक है जी। तो टाइम, टॉ कौन सा टाइम है, रेस्ट फ्रेम का। जैसे एल कौन सी लेंथ थी आपकी, रेस्ट फ्रेम की, और एल नॉट क्या थी, मूविंग फ्रेम की। इसी तरह आपका जो टॉ नॉट है वो भी क्या है, टाइम इन मूविंग फ्रेम। अब मैंने इसको डायरेक्टली 1/√1 - v²/c² को क्या लिख लिया, गामा। तो आपकी वैल्यू ये बन गई। नो डाउट अब क्या है, गामा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। आपने पीछे बताया था, पीछे वाली वीडियो एक बार चेक कर लेना। गामा इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 मैंने प्रूव करवाया हुआ है। तो गामा इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन अगर 1 हो गया, अगर ये ग्रेटर है तो ग्रेटर के साथ ये मल्टीप्लाई होके इक्वल्स टू में मतलब ये भी ग्रेटर हो जाएगा। दैट मीन्स दिस इज़ ग्रेटर देन दिस। तो अभी हमने यही प्रूव किया है कि जो टॉ होता है वो रेस्ट वाले फ्रेम में फास्ट होता है, जबकि दूसरा वाला स्लो होता है। ये हमने यहाँ पे प्रूव किया कि टॉ जो है वो फास्ट है इन रेस्ट फ्रेम एज कम्पेयर टू द मूविंग फ्रेम। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आया है। आगे चलते हैं। विद वट वेलोसिटी शुड अ रॉकेट मूव सो दैट एवरी ईयर स्पेंड ऑन इट कॉरस्पॉन्ड टू 4 ईयर ऑन द अर्थ। सबसे पहले क्या कह रहा है, विद वट वेलोसिटी, कहता है कौन सी वेलोसिटी से वो मूव करे, आपको v निकालना है, रॉकेट मूव करे सो दैट एवरी ईयर मतलब टॉ नॉट, डायलेशन कितना है 1, ऑन इट करस्पॉन्ड टू 4 ईयर ऑन द अर्थ। अर्थ का तो फिक्स ही है, अर्थ इज फिक्स, और रॉकेट उसके अराउंड मूव कर रहा है। ये अर्थ है, रॉकेट उसके अराउंड मूव कर रहा है v से, दिस इज r। तो एवरी ईयर ऑन द रॉकेट इज टॉ नॉट, क्योंकि हमने भी बोला है जो मूविंग होता है, मूविंग में टाइम स्लो होता है और कम होता है, दैट इज टॉ नॉट। टॉ नॉट कितना है 1, और जबकि आपकी अर्थ फिक्स है मतलब उसके लिए टॉ होगा, टॉ है तो 4 ऑन द अर्थ। टॉ कितना हो गया 4, टाइम इन रेस्ट फ्रेम एंड टाइम इन द मूविंग फ्रेम। आपसे पूछ क्या रहा है, v पूछ रहा है। इट्स इजी, फॉर्मुलाइज टॉ इज इक्वल्स टू टॉ नॉट √1 - v²/c²। टॉ की वैल्यू डाली 4, दिस इज 1 √ दिस। अब ये इधर चला गया, या इसको नीचे ले आओ, इसको उधर ले जाओ, 1/4 √1 - v²/c²। इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले आइए, ठीक है। अंडर उधर लेके गए तो मतलब बेसिकली यहाँ पे स्केयरिंग कर दी ऑन बोथ साइड। इसका स्केयर तो 1/16, इसका स्केयर तो ये कैंसिल ही हो गया, 1 - v²/c²। इसको इधर ले जाइए, इसे इधर ले आइए, तो सॉल्व करके ये सारा हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारे पास, म्यू मिजॉन हेल्प्स टू स्टडी द टाइम डायलेशन। म्यू मिजॉन्स जो होते हैं, कहते हैं उन्होंने हेल्प किया हमें टाइम डायलेशन में। अब म्यू मिजॉन होते क्या है, कैसे नहीं होते, न्यूक्लियर फिजिक्स में हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। म्यू मिजॉन कहता है टाइम डायलेशन कैलकुलेट करने पे इसने हेल्प की थी। क्यों, कहता है स्टडी ऑफ म्यू मिजॉन कन्फर्म द टाइम डायलेशन। म्यू मिजॉन्स दे आर प्रोड्यूस्ड इन कॉस्मिक रेज। सबसे पहले तो ये कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, कॉस्मिक रेज में, जिनका एल्टीट्यूड क्या रहता है 10 किलोमीटर का। एवरेज लाइफ 2 × 10⁻⁻6 के अप्रॉक्सीमेट, एंड दे ट्रेवल विद द वेलोसिटी ऑफ 0.998 या फिर 99% इनकी वेलोसिटी होती है, और दे आर डिटेक्टेड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब अर्थ पे डिटेक्ट होते हैं, मतलब यहाँ पे टाइम डायलेशन शो होगा। लेंथ कितनी कवर करते हैं, एवरेज लेंथ या एवरेज स्पीड अभी लाइफ टाइम हमने पढ़ा 2 × 10⁻⁻6, वेलोसिटी बता दी, और आपको लेंथ जो है वो निकालनी थी, एंड लेंथ विल कम आउट टू बी 600 मीटर। टाइम डायलेशन अप्लाइड करेंगे तो यहाँ पे सारा बेसिकली सॉल्व करके लेंथ जो आती है वो 10 किलोमीटर की अप्रॉक्स आ जाती है। देयरफॉर दस म्यू मिजॉन एक्सप्लेन द टाइम डायलेशन कॉन्सेप्ट। ये करने की आपको ज़रूरत नहीं है, बस आपको थोड़ा थोड़ा चीज़ें याद रखनी कि लेंथ कितनी निकली थी, ठीक है, और टाइम कितनी थी, एवरेज टाइम कितना था, डन। उसके बाद लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन आती है इन द टर्म्स ऑफ वेलोसिटी। सबसे पहले x क्या था, x डैश क्या था, x - vt √1 - v²/c²। अगर अकेला ये देखूं, दिस इज गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, और रिलेटिविस्टिक से अगर हम इसे मल्टीप्लाई कर दें, मतलब √1 - v²/c² से मल्टीप्लाई करें, इट विल बिकम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। और सिमिलरली टाइम क्या होता है, t डैश t - vx √1 - v²/c²। अब बात करते हैं वेलोसिटीज की टर्म में। वेलोसिटीज की टर्म में आपको लर्न करना पड़ेगा म्यू डैश एक्स इज इक्वल टू म्यू एक्स माइनस वी अपॉन 1 - v म्यू एक्स बाय c²। और सिमिलरली यहाँ पे म्यू डैश वाई इज इक्वल टू म्यू वाई √1 - v²/c² अपॉन 1 - v/c² म्यू वाई। सिमिलरली ये
बस इसको आपको थोड़ा सा याद रखना है कि ये इसी तरह से आपको लर्न करने पड़ेंगे। म्यू जेड अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी म्यू एक्स बाय सी स्क्वायर, ठीक है जी। एंड म्यू डैश एक्स रिलेटिव स्पीड है ऑब्जेक्ट की इन एस डैश फ्रेम व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन एस फ्रेम। टू पार्टिकल्स आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर, दो पार्टिकल एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, स्पीड दी हुई है आपको। व्हाट इज देयर रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड निकालनी है। म्यू एक्स और वी आपको दिया हुआ है, रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे। फॉर्मूला है म्यू डैश एक्स इज इक्वल्स टू म्यू एक्स माइनस वी अपॉन 1 माइनस वी म्यू एक्स बाय सी स्क्वायर। म्यू एक्स दिया हुआ है, वी दिया हुआ है, वैल्यू पुट करेंगे, सी की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, म्यू डैश एक्स की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, इट विल कम आउट टू बी 0.995 C। टू फोटोन्स कम टूवर्ड्स ईच अदर देन देयर रिलेटिव स्पीड ही निकालनी है। दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, फोटोन्स आर मूविंग विद द स्पीड ऑफ लाइट, तो दोनों की स्पीड मैंने C ले लिया। यहाँ पे C और C क्योंकि एक दूसरे की तरफ मूव करें तो माइनस C आ जाएगा, तो यहाँ पे जब वैल्यूज पुट की इट विल कम आउट टू बी C ओनली। अ रॉकेट इज सेंड विद द वेलोसिटी ऑफ दिस, V की वैल्यू दी हुई है। लाइट पल्स इज ऑल्सो सेंट अलोंग द सेम पाथ, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द लाइट पल्स रिलेटिव टू द रॉकेट। म्यू डैश एक्स फाइंड करना है क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी पूछ ली है, तो पहली आपको C दी हुई थी माइनस दूसरी आपको 0.9 C है, क्योंकि एक आपको C लेनी पड़ेगी, तो दोनों को सॉल्व करके इट विल कम आउट टू बी C। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डॉपलर इफेक्ट। उससे पहले थोड़ा मैं आपको इस वीडियो में डॉपलर इफेक्ट के बारे में बता देती हूँ कि रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट जो होता है दो तरह की वेव्स में देखा जाता है, एक होता है लाइट वेव में, एक होता है साउंड वेव में। इट इज़ ऑब्जर्व्ड इन लाइट एंड साउंड वेव्स। तो डॉपलर इफेक्ट अगर साउंड वेव में देखा जाए तो एसिमेट्रिकल होता है और लाइट वेव में देखा जाए तो सिमेट्रिकल होता है। डॉपलर इफेक्ट इन लाइट, अब हमने सिर्फ तो यहाँ पे लाइट के बारे में पढ़ना है, मतलब सिमेट्रिकल के बारे में पढ़ना है। लाइट का दो तरह से होता है, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूडनल होता है अलोंग द लाइन या इन द डायरेक्शन या पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द लाइट, एंड ट्रांसफर इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो बस आपको इसकी दो वैल्यूज याद रखनी है। म्यू डैश फ्रीक्वेंसी चेंज यानी अपेरेंट फ्रीक्वेंसी, चेंज इन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी बाई सी अपॉन 1 प्लस वी बाई सी का अंडर रूट, ठीक है। और ट्रांसफर्स में इट इज म्यू टी डैश इज इक्वल्स टू म्यू टी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। ये रिलेटिविस्टिक फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाता है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आ जाता है। और अगर एपरेंट वेवलेंथ की टर्म्स में करना तो आपको वेवलेंथ पता ही है क्या होती है, अंडर रूट ऑफ, ये उल्टा हो जाएगा 1 प्लस वी बाई सी अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी बाई सी, एंड इट इज सेम, ये नीचे चला जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। When there is relative motion between the source and observer, then different frequencies feel, therefore asymmetrical effect जो होता है वो साउंड वेव में आता है। देखिए क्या था, जब भी देयर विल बी मोशन बिटवीन द सोर्स एंड ऑब्जर्वर, या तो सोर्स इधर मूव करे या ऑब्जर्वर एक दूसरे की तरफ या एक दूसरे से दूर, जैसे भी इनकी मोशन होगी तो डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज फील होंगी। इसी वजह से एसिमेट्रिकल इफेक्ट जो है वो साउंड वेव में फील होता है। इसका अगर एक न्यूमेरिकल देखें, द लाइट वेव जिसकी आपको लैम्डा दी हुई है 432 नैनोमीटर एमिटेड बाय द स्टार, लैम्डा इज गिवन टू यू एक्चुअल। द लाइट इज ऑब्जर्व टू हैव लैम्डा दिस, अब लाइट दिस इज लैम्डा बेसिकली एंड दिस इज लैम्डा डैश ऑन अर्थ, बट फाइंड द स्पीड ऑफ द स्टार। बेसिकली लैम्डा की बात हो रही है तो फॉर्मूला लिखेंगे लैम्डा डैश इज इक्वल्स टू लैम्डा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वी बाई सी अपॉन अंडर 1 माइनस वी बाई सी। तो यहाँ पे लैम्डा डैश ऑब्जर्व्ड एंड लैम्डा इज ओरिजिनल इज 532, जैसे मैंने आपको बताया। लैम्डा इज ऑब्जर्व्ड मतलब 532 एक्चुअल वाली, एंड ओरिजिनल वाली 432, अंडर रूट सॉल्व करके आंसर विल कम आउट टू बी 0.2 कूलम। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रिलेटिविस्टिक मास और मास एनर्जी इक्विवेलेंस, फिर हमारा मैकेनिक्स हो जाएगा, क्लासिकल मैकेनिक्स हो जाएगा ओवर, फिर हम आगे स्टार्ट करेंगे रिजिड बॉडी से। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। थैंक यू।